नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। निर्वाचन आयोग ने कर्नाटका में विधानसभा चुनाव की तैयारी और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। इस वर्ष अप्रैल में अब तक का सर्वाधिक 1,87,000 करोड़ रुपए जीएसटी संग्रह हुआ। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी, विवाह के असाध्य मामलों में दोनों पक्षों की सहमति से वो तलाक का आदेश पारित कर सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मालदीव की रक्षा मंत्री से माले में द्विपक्षीय रक्षा संबंधों की समीक्षा की। भारत मालदीव को तेज गति का एक गश्ती पोत और एक छोटा जलपोत सौंपेगा। मौसम विभाग ने देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिनों में तेज वर्षा और आंधी की चेतावनी जारी की और भारत के महराज अहमद खान और गनीमत शेखों ने मिस्र के काहिरा में विश्व कप निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। निर्वाचन आयोग ने कर्नाटका में विधानसभा चुनाव की तैयारी और कानून व्यवस्था समन्वय की समीक्षा की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने आज मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और प्रवर्तन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की। बैठक में तटरक्षक, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और कर्नाटका के आयकर विभाग तथा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के सीमावर्ती राज्य शामिल हुए। समीक्षा बैठक के दौरान राजीव कुमार ने राज्य की टीमों को राज्य की सीमाओं पर सतर्कता बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने विशेष रूप से 6 पड़ोसी राज्यों में 185 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर सतर्कता की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अवैध नकदी, शराब, मादक पदार्थ और उपहारों की सीमा पार से आवाजाही न हो। कर्नाटका में विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, प्रमुख राजनीतिक दल पूरे जोर शोर से प्रचार अभियान में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जेडीएस के बीच त्रिकोणीय मुकाबले के मद्देनजर सभी दल जोर आजमाइश में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। पार्टी सूत्रों ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 दिवसीय प्रचार अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज रानीबेन्नूर और त्रिप्तूर विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज चामराजनगर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ तुमकुरू और हासन जिलों में जनसभाओं को संबोधित किया। जनता दल सेकुलर के अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा ने आज दक्षिण कन्नड़ जिलों का दौरा किया और पार्टी उम्मीदवार के लिए मैंगलुरु उत्तर निर्वाचन क्षेत्र में वोट मांगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में अधिकतर सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। कर्नाटका में बॉम्बे कर्नाटका और तटीय कर्नाटका बीजेपी का गढ़ माना जाता है। हैदराबाद कर्नाटका या कल्याण कर्नाटका और पुराना मैसूर प्रांत्य कांग्रेस का गढ़ है। जेडीएस अपनी ज्यादा सीटें ओल्ड मैसूर प्रांत से ही जीतता है। इस बार ओल्ड मैसूर प्रांत में भी बीजेपी के उम्मीदवार जेडीएस और कांग्रेस को टक्कर दे रही हैं। ओल्ड मैसूर प्रांत में 56 विधानसभा क्षेत्रों में से कुछ जगहों पर त्रिकोणीय स्पर्धा देखी जा सकती है। बेंगलुरु के 28 सीटों में से कुछ स्थानों पर त्रिकोणीय स्पर्धा देखी जा सकती है। आम आदमी पार्टी भी बेंगलुरु के कुछ मतदान क्षेत्रों में अपना वर्चस्व दिखा रही है। एसएन पटनायक के साथ मैं सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। इस वर्ष अप्रैल में सर्वाधिक 1,87,000 करोड़ रुपए जीएसटी संग्रह हुआ है। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। वित्त मंत्री के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि कर की कम दरों के बावजूद बढ़ता कर संग्रह दर्शाता है कि जीएसटी ने कर अनुपालन की व्यवस्था को बढ़ावा दिया है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि वो विवाह के असाध्य मामलों में संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा तभी संभव होगा जब पति पत्नी के बीच सुलह की सभी संभावनाएं समाप्त हो गई हों। एक रिपोर्ट।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता में संविधान पीठ ने कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के अंतर्गत तलाक लेने के लिए अनिवार्य 6 महीने की अवधि को हटाया जा सकता है। इसके लिए दंपति को पारिवारिक अदालत जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तलाक मंजूर करने के मामलों में उच्चतम न्यायालय की विशेष शक्तियों के इस्तेमाल करने के संबंध में कई याचिकाएं दायर की गई थी। अनुच्छेद 142 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के पास किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आदेश देने का अधिकार है। न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह और आर बानुमति की खंडपीठ ने एक याचिका पर इस मामले को लगभग 5 साल पहले 29 जून 2016 को संविधान पीठ को सौंप दिया था। संविधान पीठ ने पिछले साल 29 सितंबर को इस मुकदमे में फैसला सुरक्षित रख लिया था। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प। योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको। अब तक इस योजना से 5 करोड़ 20 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मालदीव पहुंचे। ये उनकी पहली मालदीव यात्रा है। मालदीव की रक्षा मंत्री मारिया अहमद दीदी और मालदीव राष्ट्रीय सुरक्षा बलों के प्रमुख रक्षा अध्यक्ष मेजर जनरल अब्दुल्ला शमाल ने उनका स्वागत किया। श्री सिंह ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मालदीव यात्रा हिंद महासागर क्षेत्र में मित्र देशों और साझेदारों की क्षमता निर्माण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। श्री राजनाथ सिंह ने मालदीव की अपनी समकक्ष मारिया दीदी और मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद से अलग अलग बातचीत की। उनका कल राष्ट्रपति इब्राहिम सालेह से भी मिलने का कार्यक्रम है। श्री राजनाथ सिंह मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बलों को एक फास्ट पेट्रोल वेसल और एक लैंडिंग क्राफ्ट उपहार में देंगे। अपनी यात्रा के दौरान वह देश में चल रहे परियोजना स्थलों का भी दौरा करेंगे और प्रवासी भारतीयों से बातचीत करेंगे। ये यात्रा भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के साथ क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के दृष्टिकोण को और मजबूती देगी। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलंबो से मैं अहमद मुइन फारूकी। पद्म पुरस्कार 2024 के लिए ऑनलाइन नामांकन आज से शुरू हो गए हैं। इस साल पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन 15 सितंबर तक किए जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन या सिफारिशें राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी। पुरस्कार की घोषणा अगले साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाएगी। पद्म पुरस्कार यानी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से हैं। 1954 में स्थापित इन पुरस्कारों की घोषणा हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। आयुष मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में कल जयपुर के श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति के खेल मैदान में योग महोत्सव का आयोजन करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि योग महोत्सव में राजस्थान के राज्यपाल, केंद्रीय आयुष मंत्री तथा कई अन्य मंत्रीगण और 50 प्रमुख योग संस्थानों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 100 दिन का काउंटडाउन दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित हुए कार्यक्रम से शुरू हुआ था। 75 दिन शेष रहने के अवसर पर असम के डिब्रूगढ़ में सामूहिक योगाभ्यास का कार्यक्रम आयोजित हुआ था। अब जयपुर में 50 दिन शेष रहने के अवसर पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। कल सुबह आयोजित होने वाले कार्यक्रम में करीब 20,000 लोग एक साथ सामूहिक योगाभ्यास करेंगे। इस कार्यक्रम में कई शैक्षणिक, योग तथा सामाजिक संस्थाएं भी सहभागिता निभा रही हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर श्रम और रोजगार मंत्रालय में संयुक्त सचिव देभा भल्ला के साथ श्रम मुद्दों और श्रम सुधारों पर विशेष चर्चा प्रसारित की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान टेलीफोन नंबर 011-2371-7106 और 011-2331
4444 पर फोन करके आमंत्रित विशेषज्ञ से काम और जीवन में संतुलन, वेतन में स्त्री पुरुष समानता, श्रम मुद्दों और श्रम सुधारों से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं। ये कार्यक्रम FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। बदलो बदलो आदत बदलो। मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक तो कर लेते। बदलो बदलो अब तो आदत बदलो। अब करीबी बैंक में जाकर फटे पुराने नोट्स बदलवाइए। अगर बैंक इनकार करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। ये आकाशवाणी है। देश के उत्तर पूर्व, मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों में मध्यम से भीषण आंधी तूफान चलने और बिजली चमकने तथा ओलावृष्टि का अनुमान है। मौसम विभाग ने देश के कुछ प्रमुख हिस्सों में व्यापक वर्षा और आंधी तूफान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के महानिदेशक डॉ मृत्युंजय महापात्र ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में आज और कल के लिए लोगों से सतर्क रहने को कहा है। उन्होंने कहा कि बुधवार से आंधी की तीव्रता कम हो जाएगी। अभी जो हमारा पूर्वानुमान है 1 तारीख और 2 तारीख को भारत में लगभग सभी जगह में सिर्फ महाराष्ट्र और कर्नाटक की कोस्टल एरिया को छोड़कर रेन और थंडरस्टॉर्म हो सकता है और ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जैसे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा और साउथ पेनिनसुला में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, ये सभी इलाके में हम ऑरेंज कलर वार्निंग दिए हैं क्योंकि यहाँ इंटेंस रेनफॉल हो सकता है, कहाँ हेवी रेनफॉल हो सकता है और थंडरस्टॉर्म के साथ लाइटनिंग, हेलस्टॉर्म भी आइसोलेटेड प्लेसेस में रिकॉर्ड हो सकता है। भारत के अनुभवी निशानेबाज महराज अहमद खान और गनीमत शेखों ने मिस्र के काहिरा में ISSF विश्व कप निशानेबाजी में स्कीट मिक्स्ड टीम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई है। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में मैक्सिको के लुइस राउल गेनार्डो ओलिवेरस और गैब्रियाला रोड्रिगेज को 6-0 से पराजित किया। लखनऊ में IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मैच वर्षा के कारण रुका हुआ है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। मैच रोके जाने तक बैंगलोर ने 15 ओवर और 2 गेंद में 4 विकेट पर 93 रन बना लिए थे। IPL क्रिकेट में कल अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। रूस ने यूक्रेन के शहरों पर कई मिसाइलें दागी हैं। 3 दिन में ये दूसरी बार है जब उसने यूक्रेन के शहरों पर सुबह होने से पहले ऐसे हमले किए। इनमें मुख्य शहर निप्रो के निकट स्थित माल भंडारण केंद्र पेवलेरोड को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के जवाबी हमले करने की आशंका है। इन हमलों में कई दर्जन मकान नष्ट हो गए हैं और 34 लोग घायल हो गए हैं। इनके कुछ घंटों बाद देश भर में हवाई हमले की चेतावनी जारी हुई, जिनमें बताया गया है कि राजधानी कीव निशाने पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने कर्नाटका में विधानसभा चुनाव की तैयारी और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस वर्ष अप्रैल में अब तक का सर्वाधिक 1,87,000 करोड़ रुपए GST संग्रह हुआ। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी, विवाह के असाध्य मामलों में दोनों पक्षों की सहमति से वो तलाक का आदेश पारित कर सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मालदीव के रक्षा मंत्री से माले में द्विपक्षीय रक्षा संबंधों की समीक्षा की। भारत मालदीव को तेज गति का एक गश्ती पोत और एक छोटा जलपोत सौंपेगा। मौसम विभाग ने देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिनों में तेज वर्षा और आंधी की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।